I was lightning before the thunder. पिछली क्लास में हम लोग जो है वो ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड टर्म को हम लोग देख रहे थे। क्या हमारा ऑस्मोसिस होता है इसके बारे में हम लोग जाने। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं? या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था जो सॉल्यूशन के साइड अप्लाइड हो रहा था ताकि प्योर सॉल्वेंट के मूवमेंट को रोका जा सके। उसका रिलेशन हम लोग देखे थे 3 डिफरेंट लॉ के कॉम्बिनेशन से। और फाइनली हम लोग कैलकुलेट करना जाने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग जो है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो रिलेटेड टर्म होते हैं और ये डिफरेंस आता है एग्जामिनेशन में, पूछा जाता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या रिलेशन है। सबसे पहले अगर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अगर हम जो है वो डिफरेंस अगर देखना चाहें कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंशिएट होता है, तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में हम जो है वो डिफरेंस देखना चाहते हैं। सबसे पहले अगर ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपका। सबसे पहले अगर ऑस्मोसिस की बात करें तो ये हमारा प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ solvent to solution side through semi permeable membrane। पीछे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का फॉर्मूला भी बताया गया था कि आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारा किस चीज से बना होता है। अगर हम जो है वो डिफ्यूजन को लिखना चाहें तो ये हमारा प्रोसेस है। इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ आइदर सॉल्यूट और solvent और वो आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसमें जो मूवमेंट होता है हमारा वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। इन दिस प्रोसेस movement is from low concentration to high concentration। इसमें जस्ट अपोजिट। in this process movement is from high concentration to low concentration ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। ऑस्मोसिस का प्रोसेस अगर हमको देखना है तो हम लोग को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाना होगा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बीच में। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को देखने के लिए हम लोग को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट है। फॉर दिस प्रोसेस सेमी परमेबल membrane is required। semi permeable membrane is required for this process no semi permeable membrane
is required। डिफ्यूजन के प्रोसेस में किसी तरह का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफ्यूजन के प्रोसेस में किसी तरह का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए जो है हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होगा। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस अगर हमको देखना है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट हमको होगा, लेकिन अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस देखना है तो किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमको सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा। ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमको जो है वो लिक्विड के सॉल्यूशन में देखने को मिलता है, लेकिन डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है वो हमारा लिक्विड एज वेल एज गैसेस सॉल्यूशन में दोनों में देखने को मिलता है। तो ऑस्मोसिस कैन बी ऑब्जर्व ओनली इन लिक्विड। ऑस्मोसिस कैन बी ऑब्जर्व ओनली इन लिक्विड। ऑस्मोसिस का ऑब्जर्वेशन सिर्फ लिक्विड में देखने को मिल सकता है, लेकिन डिफ्यूजन का जो है वो हमको लिक्विड और गैसेस दोनों में देखने को मिल सकता है। So this process is observed. This process is observed in liquid only. This process is observed both in liquid as well as gases। तो ये हमारे चार डिफरेंस है। 2 नंबर में आता है आपको क्वेश्चन, 4 डिफरेंस आपको लिखना होगा। 4 डिफरेंस आप याद रखिए। इसमें हमारा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा सॉल्यूशन के साइड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन ये हमारा जो है वो मूवमेंट रिप्रेजेंट करेगा आइदर सॉल्यूट पार्टिकल का या फिर सॉल्वेंट का। ये सॉल्यूट पार्टिकल हमारे लिक्विड होंगे या गैसेस होंगे। सॉल्वेंट की भी सेम कहानी है। हमारे जो ऑस्मोसिस में जो है वो पार्टिकल का मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्वेंट से लेकर सॉल्यूशन तक। सॉल्वेंट मूव करेगा सॉल्यूशन के साइड। सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट प्योर है, सॉल्वेंट प्योर होगा हमारा, इसलिए बोला जा रहा है लो कंसंट्रेशन, और सॉल्यूशन जो है वो पार्टिकल का मिक्सचर होगा, इसलिए हाई कंसंट्रेशन बोला गया। लेकिन इसमें हमारा जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। इस प्रोसेस में हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए ऑस्मोसिस के लिए। डिफ्यूजन के लिए किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये हमको सिर्फ देखने को मिलता है लिक्विड के सॉल्यूशन में, और ये हमको लिक्विड एज वेल एज गैसेस सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए पीछे कंडीशन आपको बताया गया था। अगर हमको सबसे पहले ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग जाने थे कि अगर हमारा एक कंटेनर में सॉल्वेंट है और दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन है, अगर दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें और दोनों के बीच एक परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें, जिसको हम लोग बोलते हैं SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमारा बना हुआ था कॉपर हेक्सा साइनो फेरेट का बना हुआ था। ये आर्टिफिशियल हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा दिया जाए तो देखने को मिला था कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हमारा होता है सॉल्यूशन के साइड। एक सरफेस है हमारे पास, उस सरफेस के ऊपर जो है वो हम प्योर वाटर को पुट कर दिए, उसमें मूवमेंट होगा। उसी सरफेस के ऊपर जो है, जो इवन सरफेस है, एकदम स्मूथ सरफेस है, उसी सरफेस के ऊपर जो है वो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन हम प्लेस कर दिए, उसमें भी मूवमेंट होगा। अब बताइए कि किसमें ज़्यादा फ्रीली मूवमेंट होगा। आपको पता है कि प्योर वाटर जो हो उसका डेंसिटी कम होगा, वाटर और शुगर का डेंसिटी जो होगा वो सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा होगा तो मूवमेंट जो होगा वो कम होगा, प्योर सॉल्वेंट का मूवमेंट ज़्यादा होगा। अगर पानी को कहीं गिरा दिया गया और एक जगह उसी सरफेस पर पानी और चीनी को भी गिराया गया तो पानी का मूवमेंट ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। तो यही कारण है कि दोनों को आपस में जब कनेक्ट किया गया SPM के थ्रू तो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था सॉल्यूशन के साइड। इस प्रोसेस को बोले थे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग प्रेशर लगाए थे सॉल्यूशन के साइड।
और उस प्रेशर को नाम दिए थे ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर अप्लाइड प्रेशर, जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं पिस्टन के थ्रू, पिस्टन लगा करके जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, उसका प्रेशर का वैल्यू, उस ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू अगर अप्लाइड प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, अगर अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर का नहीं, अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू, जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन के ऊपर, जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन के ऊपर, उसका वैल्यू अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब सॉल्यूशन का पार्टिकल जो है वो मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और तब इस प्रोसेस को नाम दिया गया रिवर्स ऑस्मोसिस। इस रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ, इस रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, या फिर आपके घर में जो वाटर प्यूरिफायर है उसमें भी जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, दैट इज रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से सॉल्ट को रिमूव करने के लिए, और दूसरा फॉर द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में जो हमारे अदर इम्प्यूरिटीज होते हैं, वाटर को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, तो हमारे जो अदर इम्प्यूरिटीज होते हैं उनको भी रिमूव करने के लिए जो हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके घर में जो वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट यूज किया गया है। उस रिवर्स ऑस्मोसिस के कंसेप्ट को लिखा हुआ रहता है शॉर्ट फॉर्म में आरओ फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए सबसे पहले इस कंटेनर में हमारा फ्रेश वाटर है, इस कंटेनर में हमारा जो है वो सी वाटर है। यहाँ पर हम पिस्टन लगा रहे हैं, ये हमारा पिस्टन जिससे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये हमारा पिस्टन जो प्रेशर को अप्लाई करने का काम करेगा, ये अप्लाइड, ये हमारा सी वाटर, ये हमारा SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये हमारा दूसरा सेक्शन बनाया जा रहा है जहाँ से वाटर, हमारा प्योर वाटर, फ्रेश वाटर जो है वो बाहर आएगा, वाटर आउटलेट। ये हमारा बीकर जिसमें वाटर कलेक्ट हो रहा है, फ्रेश वाटर। ये वाटर आउटलेट, ये हमारा जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट। ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू हम लोग लिखते थे पाई से और अप्लाइड प्रेशर को P से। अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू, अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू बड़ा हो जाए किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो हमारा जो है वो सॉल्यूशन का पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट। ये फ्रेश वाटर प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है वाटर और शुगर का, तो सॉरी वाटर और सॉल्ट का। आपको पता है कि सी वाटर जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ सॉल्ट है, तो ये हमारा वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है हमारा, ये प्योर वाटर है हमारा, प्योर सॉल्वेंट। हम लोग सॉल्यूशन के साइड प्रेशर लगाते थे, यहाँ पर पाई लगाते थे, यहाँ पर पाई लगाते थे, लेकिन ये जो प्रेशर लगा है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू होगा उससे बड़ा है हमारा अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू, तो सॉल्यूशन का पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट। इसको बोलना है प्योर सॉल्वेंट।
योर सॉल्वेंट, और ये हमारा सॉल्यूशन मूव करना शुरू कर देगा, सॉल्यूशन का पार्टिकल मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट, और तब इस प्रोसेस को नाम दिया गया रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम लिख सकते हैं इट इज द प्रोसेस in which applied pressure to the solution side, applied pressure to the solution side, applied pressure to the solution side is greater than the value of osmotic pressure, greater than the value of osmotic pressure, then process of osmosis get reversed, and this process is called as reverse osmosis। और तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कौन सा ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कंडीशन होना चाहिए आपसे पूछा जाता है सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस से क्या समझते हैं? सीबीएसई में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडीशन क्या होना चाहिए रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए। तो कंडीशन जो होना चाहिए वो अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू जो होना चाहिए, अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर होना चाहिए। कौन से प्रेशर से? तो ऑस्मोटिक प्रेशर से। अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू अगर ग्रेटर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तब आपका जो है दिस इज द कंडीशन फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस इज द कंडीशन for the process of reverse osmosis के प्रोसेस के लिए। इसका एप्लीकेशन क्या है? तो बताया गया कि सबसे पहले जो है और इसका इस्तेमाल फॉर desalination of seawater। desalination of seawater कहने का मतलब रिमूवल of salt from sea water। सॉल्ट का रिमूवल किससे? सी वाटर से। और दूसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, मिनरल का हाई कंसंट्रेशन जो मौजूद रहता है, मिनरल का कंसंट्रेशन अगर बहुत हाई है, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या फिर अदर मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं, तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए, या फिर बहुत सारे हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल मौजूद होते हैं। हर जगह का पानी का जो लेवल है, पानी का जो मिनरल्स में जो मिनरल्स का जो कंसंट्रेशन है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। तो हम लोग जो है उसके लेवल को कम कर सकते हैं, और उस लेवल को कम करने के लिए जो है हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं वाटर का, और ये बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। इसलिए आपके घर में जो वाटर प्यूरिफायर लगा रहता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के कंसेप्ट पर आपका काम करता है, बेस्ड होता है। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू के बेसिस पर। ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू के बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को 3 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। एक तो आइसोटोनिक पहले देखेंगे,
इसके अलावा होता है एक हाइपरटोनिक और दूसरा हाइपोटोनिक होता है। तो हम लोग जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू के बेसिस पर सॉल्यूशन को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए, मेरे पास दो सॉल्यूशन है और इन दोनों सॉल्यूशन का जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं किसी तरीके से, जो भी डाटा दिया हुआ है, मान लीजिए इन दोनों के लिए जो भी डाटा आपको दिया हुआ है गिवन है, इन दोनों का डाटा के बेसिस पर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये कैलकुलेट करने के बाद बराबर आ रहा है, हम लोग कह देंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन आपस में जो है वो आइसोटोनिक है। तो दो सॉल्यूशन को ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू पर अगर आपस में कंसीडर करें, अगर दो सॉल्यूशन जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू पर आपस में कंसीडर करें, कंपेयर करें एक दूसरे से और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू अगर आपस में इक्वल आ जाए तो ये कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दिमाग में चल रहा होगा सर इक्वल नहीं आएगा तो इक्वल नहीं आएगा तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, किसी एक का ज्यादा होगा। जब बराबर है तब तो बोल देंगे कि दोनों जो है वह आइसोटोनिक है आपस में। हमारे बॉडी में इंटरवेनस लिक्विड जो भी डाला जाता है, स्लाइन ड्रिप डाला जाता है या डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो सॉल्ट सॉल्यूशन डाला जाता है। जो भी हमारे बॉडी में लिक्विड प्लेस किया जाता है, हमारे वेन में, आर्टरीज में जो भी हमारे जो है वो लिक्विड प्लेस किए जाते हैं वो हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होते हैं, यानी कि उस सॉल्यूशन का वही कंसंट्रेशन होगा जो हमारे बॉडी के लिक्विड का कंसंट्रेशन होता है और ये कंसंट्रेशन होता है 0.9%। 0.9%, तो 0.9% अगर बोल रहे हैं तो 0.9% आप कहने का मतलब समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम जो होगा वो सॉल्यूट होगा। अगर 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन है तो उसमें 0.9 ग्राम हमारा जो होगा वो सॉल्यूट होगा। आप जो पानी चलाया जाता है, स्लाइन ड्रिप जिसको बोलते हैं, उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारा 0.9% ही होता है। उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारा 0.9% ही होता है। तो हमारी बॉडी में जो भी लिक्विड प्लेस किए जाते हैं वो हमारा आइसोटोनिक होता है हमारे बॉडी के लिक्विड से। तो सबसे पहले अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अगर आपस में कंपेयर करें तो बोला गया कि when two solution having the same value, of osmotic pressure, are together called as isotonic, are together called as isotonic solution. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन 1 ले रहे हैं और दूसरा सॉल्यूशन 2 ले रहे हैं। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कहलाएगा कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के लिए हमारा π1 बराबर है π2 के। π1 इज इक्वल टू π2, π1 का वैल्यू हमारा जो है वो इक्वल है π2 के। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप क्या लिखते थे जी, π1 इज इक्वल टू π2 एट कांस्टेंट T, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लीजिए, यहां से रिलेशन डिराइव करेंगे। टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया एंड कांस्टेंट T, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आप बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, बोलते हैं ना। आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब टेम्परेचर। आप पढ़े थे आइसोथर्मल प्रोसेस, आप 11th में पढ़े थे इस चीज को, आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में। तो π1 का वैल्यू π2 के बराबर है, लेकिन कौन से कंडीशन पर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हो जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस परमाणु होगा ऐसा। चलिए π1 हम लोग लिखते थे ऑस्मोटिक प्रेशर को सिंस
पाई इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे nRT बाय बी, nRT बाई बी। यहाँ से पाई 1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं n1, r तो कांस्टेंट है, t कांस्टेंट दिए हैं, बाई v1 बराबर हो जाएगा n2 r t बाई v2। यहाँ से rt कैंसिल, बच जाएगा n1 बाई v1 बराबर n2 बाई v2। यहाँ से n1 को तोड़ सकते हैं, हम लोग जानते हैं n इज इक्वल टू होता है गिवन मास या गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट को आप W से लिखते थे और मॉलिक्यूलर वेट को M से, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं W1 M1 V1 बराबर W2 M2 V2। और ये एक रिलेशन हो गया जिस पर न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो दो सॉल्यूशन को अगर आपस में कंपेयर करें, दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को वैल्यू को आपस में अगर कंपेयर करें और इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू अगर आपस में बराबर आएगा, इक्वल आएगा, इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू अगर आपस में बराबर आए, इक्वल आए, तो ये कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो व्हेन टू सॉल्यूशन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आर टुगेदर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर को आप अगर आपस में कंपेयर करें और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आपस में सेम है, तो ये कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक होने के लिए हमारा जो है वो कंडीशन ये है कि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। और दो सॉल्यूशन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो रहा है तो हम लोग कह देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बराबर नहीं होगा तो एक कम होगा और दूसरा ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा होगा वो हाइपर और जो कम होगा वो हाइपोटोनिक। तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन हो गए, एक आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। बताएं कि हमारे जो है वो ब्लड में जो भी लिक्विड प्लेस किए जाते हैं, इंटरवेनस जो भी हमारा लिक्विड होता है, इंजेक्शन होता है इंटरवेनस जो भी हमारा जो है वो आइसोटोनिक होता है हमारे बॉडी के लिक्विड के साथ। और जो हमारा आइसोटोनिक होता है 0.9% ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन रेफर्ड होता है। तो आइसोटोनिक होने के लिए हमारा जो है हमारा जो भी बॉडी का लिक्विड है वो हमारे 0.9% ऑफ जो भी हमारे सॉल्यूशन बॉडी में प्लेस किए जाएंगे वो 0.9% पर जो है वो 0.9% पर जो है वो हमारे ब्लड के साथ जो है वो या हमारे बॉडी के लिक्विड के साथ जो है वो आइसोटोनिक हो जाएंगे। यानी कि दोनों का हम ये कैलकुलेट करके आगे दिखाएंगे कि 0.9% पर कितना हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, 0.9% पर हमारा कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, यानी कि बॉडी में हमारे कितने ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे लिक्विड के द्वारा एग्जर्ट किए जाते हैं, हमारे बॉडी में जो भी लिक्विड मौजूद है वो कितने ऑस्मोटिक प्रेशर को एग्जर्ट करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, इन सबका एक साथ हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि सोचिएगा कि सर जो है वो सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू के बेसिस पर कंपेयर करके छोड़ देंगे, नहीं, सारे का एग्जांपल भी देखेंगे। और हाइपरटोनिक के केस में क्या होगा और हाइपरटोनिक के केस में क्या होगा, दोनों के केस में या आइसोटोनिक के केस में क्या होगा, हमारा क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसको हम लोग जानेंगे। ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं जानेंगे। इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को माने पाई 1 और इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को माने पाई 2। लेकिन अभी कुछ देर पहले जाने थे कि अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो आइसोटोनिक। चलिए मान लेते हैं कि सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा है, ग्रेटर है सेकेंड से। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू सेकेंड। जिसका ग्रेटर वो हाइपर हो गया, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा और जिसका कम वो कहलाएगा हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपके पास सॉल्यूशन दो तरह के हो गए, एक हाइपरटोनिक और दूसरा हाइपोटोनिक। तो यानी कि व्हेन टू सॉल्यूशन
when two solution get compared on the basis of value of osmotic pressure, then solution having greater osmotic pressure, is called as hypertonic solution, and that having less value of osmotic pressure, called as hypertonic solution. 0.91% of NaCl in water. NaCl in water solution, 0.91% of NaCl in water solution is isotonic to human body fluid, यानी कि 0.91% of NaCl solution को ऑस्मोटिक प्रेशर को मान रहे हैं π1 और ह्यूमन बॉडी के फ्लूइड को या बॉडी लिक्विड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मान रहे हैं π2, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और इक्वल होने की वजह से इसको बोल दिया गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ह्यूमन के बॉडी में जो भी लिक्विड मौजूद होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर π2 है और 0.91% ऑफ NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर π1 है, हम लोग इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना आएगा प्रेशर। इसको आगे के एग्जांपल में हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, ये नहीं सोचिएगा कि सर सिर्फ लेकर के यहाँ छोड़ दिए हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। 0.91% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब 0.91% ऑफ NaCl सॉल्यूशन कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि अगर आप जो है वो अगर 100 मिलीलीटर अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, तो उसमें 0.91 ग्राम NaCl है, 0.91 ग्राम NaCl है। 0.91% NaCl सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ यहाँ पर कि ये परसेंटेज में सबसे पहले है तो 100 में एक्सप्रेस होगा, ये तो बात पता है आपको। तो 0.91 ग्राम NaCl का है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर अगर पानी और नमक का अगर हम सॉल्यूशन ले लेते हैं और अगर वो हमारा 100 मिलीलीटर है तो उसमें 0.91 ग्राम किसका है, NaCl का। अब इससे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करके दिखाएंगे ये कितना आएगा, और जितना इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू आएगा उतना ही हमारे बॉडी में जो लिक्विड मौजूद होता है उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही होता है, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हुआ, इसलिए इसको बोल दिया गया कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
आगे के एग्जांपल में हम इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी एग्जांपल हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक, हाइपो एंड हाइपरटोनिक का एग्जांपल अभी बचा हुआ है। इन दोनों को भी कोरिलेट करेंगे ह्यूमन के बॉडी लिक्विड से, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि ये कितना आता है। क्लियर है? यहाँ तक नोट कीजिए।